नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास लेखन के अंतर्गत एक नए परंपरा के बारे में, एक नए हिस्ट्री राइटिंग के ट्रेंड के बारे में। तो उस चैप्टर का नाम है रोंकेवादी परंपरा। रोंके लियोपोल्ड फॉन रोंके एक हिस्टोरियन हुए हैं जिन्होंने एक नई परंपरा का विकास किया, जिन्होंने एक नए हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड की शुरुआत की, इसीलिए इसे रोंकेवादी परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में मुख्य तौर पे यह बात करेंगे कि लियोपोल्ड फॉन रोंके जो हैं वह कहाँ के रहने वाले थे, उनका टाइम फ्रेम कब से कब था, और उन्होंने इतिहास लेखन में यदि एक नए हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड की शुरुआत की तो किन किन चीज़ों को उन्होंने सब्जेक्ट मैटर के तौर पे सेलेक्ट किया, यानी उनका जो सेलेक्टिव परसेप्शन रहा है, जो उनका सिलेक्शन का जो सब्जेक्ट रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जब उन्होंने इतिहास लेखन को लिखा तब उन्होंने किस तरीके से उस लेखन को अंजाम दिया और उन्होंने किसके परंपरा का पालन किया, यानी कि फॉन रोंके से पहले जो हिस्टोरियन चल करके आए तो वह किनसे ज़्यादा प्रभावित थे और किनके काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मुख्य तौर पे यह 3-4 सवालों पे मेरी चर्चा होगी। और यह जो रोंकेवादी परंपरा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड है, जिससे सवाल भी पूछे जाते हैं, चाहे वह नेट का एग्जामिनेशन हो या फिर आप पीएचडी का एंट्रेंस देते हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, तब आपको वहाँ पर कोर्स वर्क के अंतर्गत इसे पढ़ाया जाता है। और मेरे ख्याल से आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, नॉलेज पर्पस से भी और एग्ज़ाम के पर्पस से भी। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत की जाए। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले हिस्टोग्राफी पे जो 3 लेक्चर्स हमने दिए हैं उन लेक्चर्स को जा कर के आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कीजिए जाकर हिस्टोरियोग्राफी बाय अमृतराज, तो वहाँ पर आपको हमारे तीनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से एक एक करके बारी बारी से उन्हें देख लीजिए, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिएगा। यदि आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है, उसके बावजूद आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, फिर भी लेक्चर आपको उतना ही समझ में आने वाला है जितना देखने के बाद समझ में आता। लेकिन देखने के बाद एक होगा, एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हम लोग किस तरीके से हिस्टोग्राफी का अध्ययन करते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आपने लिख लिया होगा रोंकेवादी परंपरा, अंग्रेजी में भी इसको रोंकेवादी ट्रेडिशन, रोंकेवादी हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड आप लिख सकते हो। देखिए, 19वीं शताब्दी में जर्मनी के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, ठीक है, और उस इतिहासकार का क्या नाम है? उस इतिहासकार का नाम है लियोपोल्ड फॉन रोंके। नाम लिख लीजिएगा, लियोपोल्ड फॉन रोंके। टाइम जो है, इनका जन्म 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1886 ईस्वी में हुई थी। इस दौरान इन्होंने हिस्ट्री राइटिंग के एक नए ट्रेंड की शुरुआत की, इसीलिए इसे, चूँकि रोंके ने शुरुआत की थी इसलिए इसका नाम रोंकेवादी परंपरा पड़ गया। इसके पीछे और कोई भी लॉजिक नहीं है, बस यही लॉजिक है, आप इसको समझिए, ठीक है। यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? यह जर्मनी का रहने वाला है, फॉन रोंके, ठीक है। अब देखो, 18वीं सदी में जन्म हुआ इनका, 19वीं सदी में मृत्यु हुई। तो इस दौरान इन्होंने जो भी इतिहास लिखा उसका योगदान रहा हिस्टोग्राफी में। फॉन रोंके को दरअसल जाना जाता है अनुभव के आधार पे इतिहास लिखने वाले जो पहले व्यक्ति हैं उसमें रोंके का ही नाम आता है, लेकिन अनुभव के आधार पे इतिहास लिखने के अलावा इनका अपना एक खुद का आइडियोलॉजी था और उसीलिए इनके नाम पर एक नए हिस्ट्री राइटिंग की ट्रेंड की शुरुआत हुई। लेकिन आपसे सवाल आ जाए कि अनुभवात्मक इतिहास लेखन का जनक किसे कहा जाता है, तो आंख बंद करके टिक कीजिएगा, लियोपोल्ड फॉन रोंके। बंद करके नहीं, आंख खोल करके टिक कीजिएगा, नहीं तो गलत टिक हो जाएगा, ठीक है। तो यह जनक है, एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछा जाएगा नेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, और पूछा भी गया है, इसलिए इसको आप लिख लीजिए। और दूसरी बात, मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर भी इन्हें कहा जाता है। आधुनिक इतिहास लिखने की जो परंपरा है उसके संस्थापक के तौर पे भी रोंके को जाना जाता है, ठीक।
और रोंके कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। लेकिन आप देखिए कि रोंके से पहले भी एक हिस्टोरियन हुए जिन्होंने इस तरीके के काम किए थे, इस तरीके के क्रियाकलाप को उन्होंने भी अंजाम दिया था। उस इतिहासकार का नाम था एडवर्ड गिबन। ठीक है, एडवर्ड गिबन का जो टाइम है 1737 से लेकर 1794 है। तो देखो गिबन की मृत्यु होती है 94 में और उसके एक साल बाद रोंके का जन्म होता है। तो क्रोनोलॉजी आप याद रखना, पहले गिबन आएंगे फिर रोंके आएंगे। तो गिबन ने जिस परंपरा के तहत काम किया था उस परंपरा को ही कमोबेश रोंके ने आगे बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि रोंके ने ही शुरुआत की, सबसे पहले शुरुआत गिबन ने की थी। लेकिन फाउंडर के तौर पे यह सवाल आ जाए तो रोंके मारिएगा, ठीक है, रोंके टिक कीजिएगा। अब देखिए गिबन ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम बहुत फेमस किताब है, इस किताब को आप लिख लीजिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन अम्पायर। ठीक है, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन अम्पायर। और यह किताब जो है 1776 से लेकर 1788 के बीच में लिखा गया था। अब देखो 1776 कौन सा टाइम फ्रेम है? यदि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा है, ठीक, तो आपको पता होगा कि 1776 में ही अमेरिका को आज़ादी मिली थी, है ना, अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में ही। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान ही एडवर्ड गिबन ने किताब लिखी थी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। उसके बाद गिबन के साथ साथ वोल्टेयर ने और ह्यूम ने, इन तीनों ने मिलकर के उस दौरान 18वीं शताब्दी में बहुत सारे इतिहास लिखे। लेकिन इनके इतिहास लेखन में बहुत तरीके की समस्याएं थी, बहुत तरीके के डिमेरिट्स है, और उन डिमेरिट्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी डिमेरिट्स को ख़त्म करेंगे रोंके। इसलिए रोंके की जो परंपरा होगी वह एक नई परंपरा के तौर पे हमारे पास चल करके आएगा। ठीक, तो कौन कौन है यहाँ पर? गिबन है, वोल्टेयर है और ह्यूम है। ये तीनों के तीनों 18वीं शताब्दी के हैं, है ना, और इन तीनों ने मिलकर के कई सारे इतिहास की किताबें लिखी। लेकिन जो किताबें लिखी थी उसमें कमियां थी। कौन कौन कमी थी? पहला कमी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला कमी है कि उस किताब में आलोचनात्मक प्रवृत्ति का अभाव था। आलोचनात्मक प्रवृत्ति का अभाव कहने का क्या अर्थ होता है कि जब आप किताब लिख रहे हैं तब आप उस किताब में सिर्फ प्रशंसात्मक बात पर ध्यान दे रहे हैं, तब आपका किताब उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप आलोचनात्मक रवैया अपनाते हैं तब वह किताब को बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी प्राप्त होता है, उस हिस्ट्री राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है इनके इतिहास लेखन में आलोचनात्मक प्रवृत्ति का पूरी तरीके से अभाव दिखता है। उसके अलावा इन लोगों ने जो कोशिश किया वह इनकी कोशिश यह थी कि इतिहास में उन चीज़ों को शामिल किया जाए जो मानव के व्यवहार में है, जो सामाजिक व्यवहार में जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, करते हैं, उसको इतिहास में शामिल किया जाए। लेकिन क्योंकि इतिहास फैक्ट पर ही लिखा जाता है, विदाउट सोर्स आप नहीं लिख सकते हैं। यदि आपने लिखा तो वह एक रिलायबिलिटी नहीं होगा उसका, वह रिलायबल नहीं होगा, उस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। तो यदि आप भरोसा वाले इतिहास लिखना चाहते हैं कि आपने यदि कुछ लिखा उस पर लोग भरोसा कर सकें, तो उसके लिए आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है। बिना सोर्स का, बिना प्रमाण का आप इतिहास को नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो था इन लोगों ने कोशिश किया कि मानवीय जो नेचर है, मानवीय जो प्रभाव है, मानवीय जो व्यवहार है, उसको इतिहास में शामिल किया जाए। और शामिल ही नहीं किया जाए बल्कि इन्होंने शामिल किया, यही वजह था, इसीलिए इसको कमी के तौर पे काउंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट यह है कि प्राथमिक सोर्स और दस्तावेज का अभाव था। ठीक, प्राथमिक सोर्स और दस्तावेज का अभाव क्यों था? क्योंकि जो अधिकांश उस समय के जो अभिलेखागार थे, अभिलेखागार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
आर्काइव है ना, जैसे स्टेट आर्काइव्स ऑफ बिहार, स्टेट आर्काइव्स ऑफ उत्तर प्रदेश, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में है, त्रिमूर्ति, जितने भी जो अभिलेखागार हैं जहाँ पर अभिलेख रखे जाते हैं, जहाँ पर किसी के लेटर, किसी के डायरीज, क्वाइंस, ये सारी चीज़ें रखी जाती है, उसी को अभिलेखागार बोलते हैं। तो 18वीं शताब्दी में जो मोस्ट ऑफ अभिलेखागार थे उस पर कैथोलिक चर्च का कब्जा था, और जो स्कॉलर्स होते थे, जो विद्वान होते थे, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते थे, उनके लिए उनके दरवाजे खुले हुए नहीं थे। वह किंगशिप के अधीन था, वह राजा के अधीन था, वह पोप के अधीन था। तो जब दस्तावेज आपको प्राप्त नहीं होगा तब आप कैसे इतिहास लिखेंगे? तब आप अनुभव का सहारा लेंगे, एक्सपीरियंस का सहारा लेंगे, और जो एक्सपीरियंस का सहारा लेंगे तो आपका उसमें कल्पना भी रहेगा। कल्पनाशीलता जो है आपका, इमेजिनरी जो है, आप इमेजिन जो करेंगे उसको आप इतिहास में जगह देंगे, तो आपका इतिहास उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं होगी जितनी कि दस्तावेज के माध्यम से इतिहास लिखा जाता। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि अभिलेखागार के दरवाजे स्कॉलर्स के लिए बंद थे। दूसरी बात, चर्च उस समय सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। तो चर्च में जो पादरी होते थे, कैथोलिक पादरी, वो लोग चर्च में विद्वान को नहीं घुसने देते थे। चर्च के अंदर एक खुद का लाइब्रेरी होता है, ठीक है, और उस समय पोप का आधिपत्य भी था। पोप बिल्कुल पूरी तरीके से डोमिनेंस इस्टेब्लिश किए हुए था। तो जितने भी दस्तावेज होते थे वह आम लोगों तक, यानी स्कॉलर्स तक, आम लोगों की बात छोड़िए, स्कॉलर्स जो होते थे विद्वान, उन्हें वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाता था। तो प्राइमरी सोर्स का यहाँ पर अभाव दिखता है, दस्तावेज का भी अभाव दिखता है। तो जब अभाव दिखेगा तो वह जो इतिहास होगा वह पूरी तरीके से रिलायबल नहीं होगा। और बात यूरोप की हो रही है, सारे के सारे लोग यूरोप के हैं। तो यूरोप में चूंकि कैथोलिक था, यूरोप में ही चर्च था, यूरोप में ही जो क्रिश्चियनिटी था, तो उनका आधिपत्य था, है ना, आप समझ रहे हो बात को। चलो तीसरे नंबर पे बात करते हैं। और तीसरा इसकी जो कमी थी वह यह थी कि विधिवत पढ़ाया नहीं जा रहा था। यानी कि जो भी चीज़ इन लोगों ने रिसर्च किया, इतिहास में लिखा, ठीक है, जो भी चीज़ इन्होंने पढ़ाया, लिखा, उसको विश्वविद्यालय में एक विधिवत तरीके से, एक ढंग से, एक डेकोरेटिंग वे में, एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा था, आम लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा था, सभी विद्यार्थियों को मुहैया नहीं कराया जा रहा था। इस वजह करके यह भी एक कमी के तौर पे काउंट किया जाता है एडवर्ड गिबन, वोल्टेयर और ह्यूम के द्वारा लिखे गए यूरोप के इतिहास के बारे में, ठीक है। और इन्हीं सारी कमी को देखते हुए फॉन रॉन्के आगे चल करके एक नया सिस्टम क्रिएट करते हैं जो कि अप्रोच ऑफ रॉन्के के नाम से जाना जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आखिर कमी क्या क्या था और इन्हीं कमी को रॉन्के आगे फुलफिल करेंगे। समझ रही है बात को, ठीक है। चलिए अब देखिए, 18वीं शताब्दी में यूरोप का इतिहास जब इस तरीके से लिखा गया, उसके बाद अगले उसी समय लास्ट में आप चल करके जाओगे तो देखेगा कि फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती है। और चूँकि 89 की बात कर रहे हैं तो अगले 10 साल में चूँकि एक शताब्दी चेंज हो जाएगा, तब हम लोग 19वीं शताब्दी में प्रवेश करेंगे। तो 19वीं शताब्दी में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं तो इतिहास लिखने के जो आयाम हैं, इतिहास लिखने के लिए जो दस्तावेज एवं प्राइमरी सोर्सेज की ज़रूरत होती है, उन तमाम चीज़ों का जो सिनेरियो है वह पूरी तरीके से बदल जाता है, ठीक। तो 19वीं शताब्दी में जो यूरोप का इतिहास लिखा गया फ्रांस की क्रांति के बाद, उसमें मुख्य तौर पे जो रोल रहा है वह बर्तोल्ड जॉर्ज नीवर का रहा है। नाम लिख लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, बर्तोल्ड जॉर्ज नीवर एक इतिहासकार चल करके आया, बर्तोल्ड जॉर्ज नीवर। और यह जो व्यक्ति था वह डेनमार्क का रहने वाला था, ठीक है, डेनमार्क का यह रहने वाला था। और इसका जन्म भी हुआ था 1776 में, ठीक है, 1776 में जन्म हुआ। किस साल? जिस साल अमेरिका को आज़ादी प्राप्त हुई, और 1831 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक। तो जब 19वीं शताब्दी में यह चल करके आया तो इसने पूर्व में जो लिखे गए थे इतिहास, जिन जिन इतिहासकारों के द्वारा, चाहे वह गिबन हो, वोल्टेयर हो या ह्यूम हो, उन सभी को पढ़ा। पढ़ने के बाद उनकी कमियों को जाना और उनकी कमियों पर काम करना स्टार्ट किया, उनकी कमियों पर रिसर्च करना शुरू किया।
तब यहाँ पर जब यह जो इतिहास लिखेगा वह मुख्य तौर पे क्रिटिक्स के तौर पे लिखेगा, आलोचनात्मक रवैया अपनाएगा। तो जो कमी पहले से चली आ रही थी गिबन के द्वारा, उस कमी को फुलफिल किया किसने? जॉर्ज नीबर ने, जो कि डेनमार्क का हिस्टोरियन था। ठीक, टाइम फ्रेम आपको याद होना चाहिए। इन्होंने एक किताब लिखा और उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ रोम। किताब का नाम लिख लीजिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ रोम, टाइम फ्रेम है 1811 से लेकर 1812। अब आपसे पूछा जाए कि नीबर ने जब हिस्ट्री ऑफ रोम लिखा तो इसमें उन्होंने किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके का टेक्निक का इस्तेमाल किया? तो पहला टेक्निक जो है वह था आलोचनात्मक रवैया अपना करके इन्होंने इतिहास लिखने की शुरुआत की। इससे पहले हिस्ट्री ऑफ रोम लिखने से पहले, चूंकि यह किताब तो 1811-12 में लिखी गई थी, इससे पहले 1806 में इन्होंने प्रशा का इतिहास लिखा था। प्रशा के लिए इन्होंने काम किया था। ठीक है, चलो उसके बाद यह बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए चले गए थे। अभी आप लिख सकते हैं बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए चले गए थे और रोम का जो हिस्ट्री था उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी स्पीचेस दिए, काफ़ी भाषण दिए, काफ़ी लेक्चर्स दिए, काफ़ी क्लासेस भी लिए, सभी विश्वविद्यालय में घूम घूम कर। कौन? नीबर ने। ठीक है, चलो उसके बाद नीबर ने एक और काम किया और वह यह था, लीबी नामक एक हिस्टोरियन हुए बहुत पहले। उनका टाइम फ्रेम है 59 बीसी से लेकर 17 बीसी। ठीक है, शुरुआती दौर के एकदम। ठीक है, लिबी, टेसिटस, हेरोडोटस उस समय के दौर के हैं। लिबी का आलोचना किया इन्होंने। ठीक है, लिबी की आलोचना करना कोई आम बात नहीं था, लेकिन लिबी की आलोचना इन्होंने की है किसने? जॉर्ज नीबर ने अपने इतिहास लेखन में। समझिए, ठीक है। चलो लिबी का टाइम फ्रेम भी आप लिख लीजिए। अब यहाँ तक आ गए तो नीबर ने एक बात कही थी। ठीक है, उस स्टेटमेंट को आप लिख लो। कहा था कि एक तो आप लिखिए कि लिबी की पुस्तक की इन्होंने जो कमजोरियां थी उन सभी कमजोरियों पर इन्होंने फोकस किया और एक आलोचनात्मक रवैया अपनाया। लिबी की भी इन्होंने आलोचना की। ठीक है, और इन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर अथवा ईमानदारी से छानबीन किए बिना ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो सच नहीं हो। ठीक, गिबन का नहीं, नीबर का यह ईमानदारी था कि नीबर ने कहा कि मैंने जो कुछ भी लिखा है उसको छानबीन करके लिखा है, अपने मन से किसी भी चीज़ को मैंने नहीं लिखा है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि चलो यह बात तो आपने लिख लिया, चलो यही, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं। एक बात और ध्यान रखिए कि इतिहास लेखन का जब पद्धति का विकास हुआ, ठीक है, कौन सा, हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यूरोप में जब इतिहास लेखन की पद्धति का विकास हुआ उसमें नीबर का जो व्यक्तित्व है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, लेकिन आधुनिक इतिहास लेखन का जो क्रेडिट जाता है वह नीबर को नहीं बल्कि रोंके को जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रोंके ने जो पहली किताब लिखी, अब हम लोग आ जाते हैं रोंके पे। इसके बाद क्या, नीबर के बाद कौन चल कर के आएंगे? रोंके। रोंके का जन्म कब हुआ? 1795, इनका 1776। तो 1795 में जब रोंके का जन्म हुआ तो रोंके से पहले गिबन ने, वोल्टेयर ने, ह्यूम ने और नीबर ने काम किया था यूरोप के इतिहास पे, रोम के इतिहास पे और डेनमार्क, प्रशा का इतिहास पर काम किया था। तो इन सभी लोगों को इसने अध्ययन किया, किसने? रोंके ने। और रोंके ने अपनी किताब, पहली किताब जो पब्लिश की 1824 में, और उस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप नाम लिख लीजिए, द हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस। यह किसकी किताब है? यह फॉन रोंके की किताब है। कब लिखी गई? 1824 ईस्वी में। ठीक, और इस किताब में रोंके ने बताया कि, आप लिखिए इस स्टेटमेंट को, इतिहास के जिम्मे अतीत के बारे में निर्णय लेने और वर्तमान को निर्देशित करने का काम सौंपा गया है ताकि भविष्य को लाभ मिल सके। फिर से सुनिए स्टेटमेंट को, इतिहास के जिम्मे अतीत के बारे में निर्णय लेने और वर्तमान को निर्देशित करने का काम सौंपा गया है
ठीक, कह रहे हैं कि जो भी हिस्टोरियन है, इतिहास का यह जिम्मा है कि वह अतीत के बारे में, ठीक है, अतीत के बारे में निर्णय ले सके कि अतीत में क्या था, और वर्तमान में लोगों को डायरेक्शन दे सके ताकि भविष्य में आने वाले लोगों को लाभ मिल सके उसका। ऐसा मैं नहीं, ऐसा रोंके बोल रहे हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख लीजिएगा। यह आपसे पूछा जा सकता है कि यह कथन निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का है। इस तरीके से सवाल को ये लोग टफ करते हैं थोड़ा सा, तो आप मेहनत करोगे तो आप वहाँ तक भी पहुँच जाओगे। चलो, अब यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब हम लोग सिर्फ एक लास्ट के बिंदु पे चर्चा करेंगे कि रोंकेवादी जो परंपरा है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया, किन किन चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश की गई, आखिर रोंकेवादी परंपरा में कौन सा सब्जेक्ट मैटर था, जो उन्होंने मैटर, सिलेक्शन ऑफ मैटर है उनका, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है, वह क्या था। लिखिए, हेडिंग दे दीजिए, अप्रोच ऑफ रोंके। रोंके का क्या अप्रोच था इतिहास लेखन को लेकर। ठीक है, पहले नंबर पे लिखिए, अतीत की शर्त पर, अतीत को अतीत की शर्त पर समझना, वर्तमान की शर्त पर नहीं। ठीक, रोंके का मानना यह था कि जब आप अतीत का अध्ययन करते हैं तो अतीत में जाकर अध्ययन कीजिए। अब अतीत में कैसे जाएंगे, अतीत में आप अपने आप को ले जाएंगे, रहेंगे तो फिजिकली आप 2020 में ही, वर्तमान में ही, लेकिन आप अपने आप को उठाकर अतीत में ले जाएंगे। यानी कि आप पास्ट की चीज़ों को समझना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को पास्ट में ले जाइए और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल करके, सोच करके, समझ करके, सोर्सेज जुटा करके लिखिए। यानी कि कह रहे हैं कि अतीत को वर्तमान के चश्मे से नहीं देखिए। आसान भाषा में ऐसे समझिए, अतीत को वर्तमान के चश्मे से नहीं देखिए। अतीत को समझना है, अतीत को देखना है, अतीत को लिखना है तो अतीत के चश्मे से, अतीत के कलम से और अतीत के दिमाग से ही उसको समझिए, पढ़िए और लिखिए। समझ में आई बात? एक लाइन में रोंके ने यह बात कही। ठीक है, चलो, उन्होंने कहा कि इतिहासकार, रोंके की राय में इतिहासकारों को अतीत का अध्ययन करते समय वर्तमान केंद्रित सरोकारों से बचना चाहिए, वर्तमान केंद्रित सरोकारों से बचना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस काल का वह अध्ययन कर रहा है, जिस काल का, जिस पीरियड का वह अध्ययन कर रहा है, उस काल के लोगों के लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण थे। ठीक, यानी कि वह सभी हिस्टोरियन से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जिस पीरियड का अध्ययन कर रहे हैं उस पीरियड में खुद को ले जाइए और उस पीरियड के लोगों के लिए जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी, जो जो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, जिसको वह महत्व देते थे, उन सारे चीज़ों को आप केंद्रित करके लिखिए, न कि वर्तमान की चीज़ों को। समझ रहे हैं बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें इन्होंने यह कहा कि अतीत, उन्होंने कहा कि अतीत की अपनी प्रकृति है। प्रकृति का क्या अर्थ? अतीत का अपना नेचर है, अपना स्वभाव है, जो वर्तमान से भिन्न है। ऑब्वियसली भिन्न होगा, तभी तो यदि दो चीज़ें एक ही साथ, एक ही टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में न कहीं किसी लेवल पे अंतर रहा होगा, तभी दोनों अस्तित्व में है। यह अस्तित्ववाद का थ्योरी है। ठीक, अब कह रहे हैं कि अतीत की अपनी प्रकृति है, वर्तमान की अपनी प्रकृति है। जैसे भारतीय अतीत की बात करें तो भारत का जो अतीत है पॉलिटिकल कल्चर का, वो पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक है, लेकिन अभी वर्तमान राजनीतिक अस्तित्व की बात करें तो यह गणतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है। ठीक, चलो, उसके बाद इन्होंने कहा कि पहला पॉइंट आप समझ गए। दूसरी बात रोंके की थी कि इंद्रियों के जरिए ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने, चूंकि इनको अनुभवात्मक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है, तो इनका कहना यह था कि इंद्रियों के माध्यम से, आपका जो सेंस है, फिफ्थ सेंस, उसके माध्यम से ही आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा रोंके ने कहा था। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा था कि इंद्रियों के जरिए ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, तो उसका नाम था रोंके। ठीक, तीसरे नंबर पे लिखें। ठीक है,
तीसरा है पॉइंट हमारा, काल विशेष की आत्मा को उद्घाटित करना, जानना नहीं उद्घाटित करना लिखिए। ठीक, यह पहले पॉइंट में ही था। कहता है कि आप जब किसी काल विशेष के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो आप अपने आप को अतीत में ले जाइए, और उसका जो सेंटर था, आत्मा कहने का क्या अर्थ है, उसका जो मेन सब्जेक्ट सेंटर है उसको उद्घाटित कीजिए, उसको प्रसारित कीजिए, उसको केंद्र में रख करके लिखिए और लोगों तक पहुंचाइए, ऑडियंस को उससे कनेक्ट कीजिए। चौथे नंबर की बात करें तो चौथा कहता है कि इतिहासकार को कल्पनाशीलता और अंतः प्रज्ञा का सहारा नहीं लेना चाहिए। कह रहे हैं कि जब आप इतिहास लिखिए तब आप अपने मन की बात को मत वहां पर शामिल होने दीजिए। आपके मन में क्या भाव आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मन तो बहुत कुछ कहता है, तो मन का भाव जब आप लिखेंगे तो पक्षपात हो जाएगा, वहाँ पे बायसनेस आएगा, प्रेजुडिस आएगा। तो जब पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हो जाएंगे, जब आपका खुद का आइडिया वहाँ पर आएगा, तब जो सोर्सेस से जो फैक्ट आने वाला था, आइडिया आने वाला था, वह मर जाएगा। तो कह रहे हैं कि एक इतिहासकार को अपने अंतः प्रज्ञा आपके अंदर का भाव तथा कल्पनाशीलता, आप जो इमेजिन करते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को इतिहास लेखन में जगह नहीं देनी चाहिए। तो फिर किस चीज़ को जगह देनी चाहिए? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किस चीज़ को जगह देनी चाहिए वह लिख लीजिए। जगह इस चीज़ को देनी चाहिए कि जो भी आप सोर्स से जो मैटर कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपका सोर्स है जहाँ से आप फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो सोर्सेज के तहत जो चीज़ें मिल रही है आप उसको उसमें शामिल कीजिए, उसको जगह दीजिए, अपने मन की बात को जगह नहीं दीजिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे बात करते हैं, आलोचनात्मक रुख का अपनाइए। कहते हैं सभी हिस्टोरियन से कि आप आलोचनात्मक रुख अपनाइए। एक तो यह अनुभवात्मक इतिहास लेखन का जनक भी माने जाते हैं, दूसरी तरफ यह आलोचनात्मक रुख अपनाने की बात भी करते हैं। तो देखिए, कंट्रोवर्सी है, कंट्राडिक्टरी इनके स्टेटमेंट में खुद, लेकिन आपको पढ़ना है। यह कहते हैं कि आलोचनात्मक रुख अपनाना चाहिए हिस्टोरियन को। उसके साथ साथ प्राइमरी सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी सोर्सेज जो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में आज पढ़ते हैं, उसको कहीं ना कहीं पहली बार रोंके नहीं लाया है। ठीक, रोंके ने प्राइमरी सोर्स को इस तरीके से डिफाइन किया है कि उस दौर में, जैसे मान लो कि आप मॉडर्न पीरियड का अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में, तो उसका सेकेंडरी सोर्स क्या क्या होता है। जैसे मान लो कि रोमिला थापर ने कुछ लिखा, रामचरण शर्मा ने लिखा, DN झा ने लिखा, प्रशांत गौरव ने लिखा, RC मजूमदार ने लिखा, डॉक्टर ताराचंद ने लिखा, इन तमाम सारे लोगों ने जो लिखा है वह सभी के सभी सेकेंडरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं? मॉडर्न पीरियड में ही उस समय जो लेखक थे, उस समय जो दस्तावेज उपलब्ध हुए, उस समय जो चीज़ें लिखी गई, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका हो, चाहे चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, यह सब प्राइमरी सोर्स हैं, यह सब प्राथमिक स्रोत हैं। तो फॉन रोंके का कहना यह था कि प्राथमिक स्रोत को महत्वपूर्ण जगह देनी चाहिए, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए इतिहास लेखन के दौरान। ठीक, आप आज भी इतिहास लिखने के लिए जाएंगे, आप भी आज PhD करेंगे, MPhil करेंगे, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, वेब से जो सोर्सेज प्राप्त होते हैं। अब तो एक बिब्लियोग्राफी आ गया, बिब्लियोग्राफी के अलावा तो जो प्राइमरी सोर्सेज का जो महत्व है वह बहुत ज़्यादा होता है, और आपको बताना भी होता है अपने प्रपोजल में कि प्राइमरी सोर्सेज आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कहाँ पर मिलेगा, कौन से लाइब्रेरी में मिलेगा, कौन से म्यूजियम में है, कौन से आर्काइव्स में है, कहाँ से आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद संदर्भ का महत्व पे बल दिया। इन्होंने कहा कि इतिहासकार किसी भी चीज़ को यदि लिखते हैं तो उसमें वह रेफरेंस दें। जैसे आज हम लोग पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ को लिखते हैं, आप आर्टिकल लिखें या किसी चीज़ को लिखते हैं तो आप ब्रैकेट में करके रेफरेंस देते हैं कि बिपिन चंद्रा ने पेज नंबर इतना, किताब का नाम यह, प्रकाशन यह और ईयर यह। ठीक, लास्ट में जो रेफरेंस देते हैं, तो रेफरेंस देने की जो बात की शुरुआत की गई है वह कहीं ना कहीं रोंके के द्वारा ही की गई है। तो रोंके ने कहा कि इतिहासकार किसी भी चीज़ को लिखते हैं इतिहास में तो उसके ब्रैकेट में उन्हें रेफरेंस देना चाहिए, ताकि प्रमाणों की पुष्टि हो सके, तथ्यों की पुष्टि हो सके, ताकि उस सोर्स के पास जाकर के कोई स्कॉलर हो, कोई छात्र हो, उस चीज़ को देख सके, समझ सके, वह डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर सके और उसको रिलायबिलिटी प्राप्त हो, उसको विश्वसनीयता प्राप्त हो। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। तथ्यों के महत्व पे इन्होंने जोर दिया। ठीक, कहा कि तथ्यों का महत्व ज्यादा है, किसके तुलना में? व्याख्या के तुलना में। कहते हैं, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, इसको आप लिखिए। रोंके ने तथ्यों और व्याख्याओं में भेद किया। उन्होंने उन तथ्यों के महत्व पर जोर दिया जो स्रोतों में आधारित प्रमाणों से पुष्ट होते थे। ठीक, इतिहासकार का काम पहले तथ्यों को प्रस्तुत करना और फिर उनकी व्याख्या करना है। इस प्रकार रोंके की राय में इतिहासकार को ऐसे स्रोतों की तलाश नहीं करनी चाहिए जो उसकी परिकल्पना की पुष्टि करे, बल्कि उसे ऐसे स्रोतों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए। रोंके का कहना यह था कि जब जो सोर्स आप कलेक्ट कर रहे हैं उस सोर्स में जो तथ्य है उस तथ्य को एक्सप्लोर कीजिए, उस तथ्य को एक्सप्लेन कीजिए, उस तथ्य की व्याख्या कीजिए। ठीक, न कि आपके मन में जो भाव चल रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए था, जिसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसका आप व्याख्या करें। सोर्स में जो चीज़ मिल रहा है उसका आप व्याख्या कीजिए, आपके मन में जो भाव चल रहा है उसकी व्याख्या नहीं कीजिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अक्सर इतिहासकार ऐसा करते हैं कि आपके मन में जो भाव चल रहा है उस भाव की पुष्टि के लिए आप वैसा ही फैक्ट को चुनते हैं, लेकिन रोंके ने कहा कि यह गलत है। आप जो फैक्ट को चुने, आप जिस सोर्स का सहारा लिए, उस सोर्स में जो फैक्ट है उस फैक्ट के आधार पे आप अपने मन में भाव पैदा कीजिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, इसी हाइपोथेसिस को परिकल्पना कहा जाता है। चलिए, यहाँ तक बातें हो गई हैं, एक दो बातें बस और हैं। रोंके की कुछ किताब है उसको आप लिख लीजिए। यह दरअसल इतना था अप्रोच ऑफ रोंके के बारे में। रोंके ने जब इतिहास लिखा तो इन सारे बिंदुओं पे चर्चा की थी। किताब लिख लेते हैं हम लोग। किताब का नाम क्या है? कुछ इनकी किताबें हैं जो बहुत चर्चित हैं। पहला किनका? रोंके का। पहला लिखिए, द ऑटोमन एंड द ऑटोमन अंपायर जो था एंड द स्पेनिश अंपायर्स द स्पेनिश अंपायर इन 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। आपसे किताब का नाम सीधा पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, इसको याद रखिएगा। दूसरा किताब लिखिए, द पोप्स ऑफ रोम। पोप्स कौन होते थे? चर्च के हेड होते थे। तीसरे नंबर पे लिखिए, तीसरा किताब है देयर चर्च एंड स्टेट। देयर चर्च एंड स्टेट इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। ठीक, और एक किताब और लिखिए, क्योंकि यह जर्मनी के ही थे तो इन्होंने जर्मनी पर भी एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन इन जर्मनी। ठीक है,
मेरे ख्याल से बस इतना ही किताब है इनका। तो देखिए, एक किताब का नाम आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आप एक बात और लिखते हैं हम लोग, वह बात क्या है कि रोंके ने आगे चल करके, रोंके जब आगे और बढ़े इतिहास के फील्ड में, तो उन्होंने आगे चल करके एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? ग्रेजुएट सेमिनार्स की शुरुआत की, ठीक है। जहाँ पर क्या करते थे कि जो भी ग्रेजुएट छात्र होते थे उनको बुलाते थे, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने की शुरुआत की उन्होंने। कहाँ से? बर्लिन विश्वविद्यालय से, ठीक है। बर्लिन विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हो गए और वहाँ पर जो भी ग्रेजुएट शोधार्थी होते थे, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते थे, उन सभी को मिला करके एक कॉन्फ्रेंस करने की शुरुआत की। कब? 1833 में, ठीक। और वहाँ पर लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित करने का, ट्रेनिंग देने का, रिसर्च करने के लिए सिखाया, रिसर्च करने का काम करवाया। उसके बाद 1840 के दशक में जर्मनी में विद्वानों के एक समूह को तैयार किया जो बहुत निष्ठावान थे। यानी 1840 में आगे चलकर रोंके ने एक ग्रुप तैयार किया जर्मनी में, जो स्कॉलर्स का ग्रुप था, जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ इतिहास लेखन को अंजाम दिया और इतिहास लेखन में अपनी भूमिका निभाई, ठीक है। उसी में 1800 कहता है कि 18 इससे पहले भी 1823 में प्रसा की सरकार ने मॉन्यूमेंटा जर्मेनिया हिस्टोरिका का प्रकाशन शुरू किया था। आप ये लिख लो, इससे पहले, ठीक है। कब? 1833 मैंने बोला ना, ग्रेजुएट सेमिनार्स, हाँ ग्रेजुएट सेमिनार्स लिख लीजिए। ग्रेजुएट सेमिनार्स की शुरुआत की कहाँ से? बर्लिन यूनिवर्सिटी से। किसने? रोंके ने, ठीक। उसके बाद उससे पहले 1823 में किसने? प्रसा की सरकार ने क्या शुरू किया था? मॉन्यूमेंटा जर्मेनिया हिस्टोरिका, ठीक है। चलो अब देखिए, कहता है कि जिसने इतिहासकारों के लिए जर्मनी के मध्यकालीन संबंधी सभी महत्वपूर्ण स्रोतों को प्रकाशित करने का प्रयास किया। अच्छा देखिए, यह जो आपसे यह पूछा जाए कि यह जो मॉन्यूमेंटा जर्मेनिया हिस्टोरिका था, इसमें क्या लिखा गया है, तो जो मध्यकालीन जर्मनी है, मध्यकालीन जर्मनी का जो इतिहास है, जैसे हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उसी तरीके से मध्यकालीन जर्मनी का इतिहास का प्रकाशन इसमें किया गया है मॉन्यूमेंटा जर्मेनिया हिस्टोरिका के द्वारा। और इसके अब लगभग 360 से ज़्यादा खंड आ चुके हैं। पहले 1-2 खंड थे, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 360 के आसपास, ठीक है। चलिए, उसके बाद मेरे ख्याल से सारा चीज़ खत्म हो गया। 1-2 पॉइंट और है, उसको भी लिख लिया जाए। कहता है 1848 आते आते सभी जर्मन भाषी विश्वविद्यालयों ने इतिहास लेखन के लिए रोंके की पद्धति को अपना लिया। देखिए रोंके का कितना प्रभाव था जर्मनी में। 1848 के आते आते जर्मनी के जितने भी विश्वविद्यालय थे, सभी ने रोंके का जो इतिहास लेखन का पद्धति था उसको उन्होंने अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया, और उसी के तहत अपने हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड की शुरुआत कर दी। उसी के तहत उन्होंने इतिहास लिखना शुरू कर दिया। और 1870 के बाद यूरोप के अधिकांश देशों, जैसे देशों और अमेरिका और जापान में ऐतिहासिक अध्ययनों के लिए रोंके की मॉडल को स्वीकार किया गया। कब? 1870 के दशक के बाद। उसके बाद वैज्ञानिक इतिहास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। इस प्रकार 1859 में हिस्टोरिस्के जेत्सक्रिफ्ट, ठीक, इसको आप लिख लीजिए, एक जर्मन पत्रिका थी जिसका प्रकाशन शुरू हुआ। तो उसका मान लो कि आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो आपके पास उसका होना चाहिए आंसर, तभी तो आप बनाओगे। चलो लिख लो, क्या था? 1859 में 59 पत्रिका का नाम है हिस्टोरिस्के जेत्सक्रिफ्ट,
जेत्स्क्रिफ्ट, ठीक है। उसके अलावा यह जर्मन भाषा में है, ध्यान रखना। दूसरा जो पत्रिका शुरू हुआ वह हुआ 1876 में, और 1876 में जो हुआ वह फ्रेंच भाषा में, ठीक है, फ्रेंच भाषा में, और इसका नाम था रेबू हिस्टोरिक। यह भी मैगजीन था। और तीसरा आप लिखें, तीसरा जो शुरू हुआ वह 1884 में, कांग्रेस की स्थापना से 1 साल पहले। यह इटालवी भाषा में हुआ और इसका नाम था रिविस्ता स्टोरिका इटालियाना। और एक लास्ट चौथा लिखिए। और 1886 में आगे चल करके अंग्रेजी भाषा में एक नया पत्रिका आया, हिस्टोरिकल रिव्यू। और पांचवा जो कि लास्ट है, 1895 में एक नया मैगजीन आया, और यह भी दरअसल अंग्रेजी में ही था, और इसका नाम था अमेरिकन हिस्टोरिकल रिव्यू। तो रोंके की पद्धति से प्रभावित होकर के इतने तरह के मैगजीन की शुरुआत हुई 59 में, 76 में, 84 में, 86 में, 95 में। आप सबका नाम और डेट भी याद रखिएगा। आपसे यह इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न पत्र पत्रिकाओं को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए, पहले कौन आया, लास्ट में कौन आया। तो इसमें आपको प्रकाशन का साल याद रखना पड़ता है, तभी आप बना पाओगे, नहीं तो सवाल छूट जाएंगे। तो प्रायोरिटी क्या है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए चाहे जितना मेहनत करना हो हम लोग करेंगे। और चूँकि हिस्टोग्राफी का जब सीरीज शुरू किए हैं तो कई लोगों का जो है रिस्पांस काफ़ी बढ़िया आता है, पॉजिटिव आता है, और कमेंट भी वो लोग करते हैं, तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो मैं और ऊर्जा के साथ और ईमानदारी के साथ मेहनत करके आपके सामने चीज़ों को लाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप ऐसे ही आप हमें मोटिवेट करते रहो। आपको किसी तरीके का सजेशन हो, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो, क्योंकि हम लोग पूरे विस्तार से बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार 2 बार देख लेंगे, यह चीज़ें हमेशा आपके लिए आपके दिमाग में कैद हो जाएंगी, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप बने रहिए और आप ऐसे पढ़ाई करते रहिए। हिस्टोग्राफी का सीरीज पसंद करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।